तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग मनी और बैंकिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मनी के टॉपिक में हम लोग को बस ये देखना है कि क्या क्या चीजें एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आती हैं बस उसको फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने बुक होगी आपकी, तो अपने बुक में आप लोग देख रहे होंगे कि मनी, यहाँ पे मनी का मतलब क्या होता है। देखो पहले जब मनी नहीं थी तो क्या था, बाटर सिस्टम था। ठीक है ना, बाटर सिस्टम का मतलब होता है जब कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को एक्सचेंज कहते हैं। इसके पहले भी एक मनी होती थी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं एनिमल मनी। ठीक है ना, इसके पहले भी एक मनी होती थी कमोडिटी मनी के पहले, जिसको एनिमल मनी कहते थे। याद रखना, ये एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है ना, एनिमल मनी। ठीक है, तो बाटर सिस्टम होता क्या, जब भी हम लोग सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करते हैं तो उसको बाटर सिस्टम बोलते हैं, हाँ या ना? गलत जवाब। जब हम लोग सामान या सर्विस के बदले में सामान या सर्विस को एक्सचेंज करते हैं तो उसको बाटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, अगर केवल सामान के बदले में सामान है तो सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है ना, बाटर सिस्टम तभी बोलेंगे जब सामान और सर्विस भी होगा। तुमने किसी से काम करवाया, कोई सामान या सामान एक्सचेंज किया, तब वो बाटर सिस्टम है। लेकिन अगर तुम लोगों ने केवल सामान को एक्सचेंज किया तो क्या होगा, सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, बाटर सिस्टम जो हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था मनी का। मनी के आने से पहले क्या था, बाटर सिस्टम था। ठीक है ना, एक्सचेंज वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज किया जा रहा था। ठीक है, अब देखो बाटर, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स फॉर सम क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड्स, कोई सामान के बदले अगर हम लोग दूसरे सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, उसको बाटर बोलेंगे। ठीक है ना, सिस्टम अगर लगा दोगे तो उसके अंदर सर्विस भी आ जाएगा। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स ऑफ बाटर सिस्टम, तो भैया हमको ड्रॉबैक्स जानने हैं, मतलब कि कमियां, क्या क्या बाटर सिस्टम की कमियां। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे इसी में डाउट में आते हैं कि क्या होगा इसका मीनिंग। सबसे पहला है ड्रॉबैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब कि दो लोगों को सामान एक्सचेंज करना है, लेकिन दिक्कत क्या है, क्या वो दो लोग आपस में एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे, क्या ये कोइंसिडेंस हो पाएगा कि जिसको जो एक्सचेंज करना है सामने वाले को वही एक्सचेंज पाना होगा। ये पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो तुम्हारे पास अगर खेत में तुमने आलू उगाया हुआ है एंड तुमको टमाटर एक्सचेंज करना है, तो क्या टमाटर जिसको चाहिए, जो जिसको आलू चाहिए, क्या उसको टमाटर चाहिए होगा? आज के टाइम पे ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि क्यूकर ओएक्स ये हमारे पास है, इसीलिए क्या ये पॉसिबल है। बट क्या पहले पॉसिबल था? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये होता है कि तुमको जो चाहिए, सामने वाले को जो चाहिए, दोनों कोइंसिडेंस होना पॉसिबल है? नहीं, बहुत कम पॉसिबल है। पूरी दुनिया में ना ही इंटरनेट है ना ही कुछ नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो यार मतलब कमी थी इस चीज की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, इसको समझ गया अच्छे से। अब आता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे हमारे पास हर सामान को नापने की, हर सामान के चीजों को नापने की क्या है, वैल्यू है। एग्जांपल तौर पे मनी, हमने जो टी शर्ट पहनी है उसकी एक वैल्यू है, टेबल की एक वैल्यू है, मतलब मनी की टर्म में वैल्यू है ना। पहले के टाइम पे क्या था, एक टमाटर कितने का पता ही नहीं, क्योंकि मनी है ही नहीं। तो किसी भी चीज को नापने की हमारे पास कोई कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू नहीं था। तो बात समझ आ गया? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मान लो अगर तुमको कुछ एक्सचेंज करना है, ठीक है, टमाटर के बदले में आलू, तो कितना टमाटर कितना आलू पता है क्या? टमाटर की वैल्यू कितनी है पता है क्या? क्योंकि क्या नहीं है, मनी नहीं है। ठीक है, बोलना भी साथ में, मनी नहीं है। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी सामान की वैल्यू को नापने के हमारे पास कॉमन चीज नहीं थी। ठीक है ना, अब आता है हमारा इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड्स। दिक्कत क्या था कि हम लोग सामान को डिवाइड नहीं कर सकते थे। तुम्हारे पास गाय है, तुमको टमाटर एक्सचेंज करना है, तो टमाटर कम है, गाय बहुत बड़ी है, तो क्या कर पाओगे? गाय को काट के दे दोगे क्या? तो भैया इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड्स ये भी पॉसिबल नहीं था। तीन चीज, स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम लोग अपने परचेजिंग पावर को स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। मतलब मानो तुम्हारे पास पैसा है, तुम जब चाहे जो सामान खरीद सकते हो। अब पैसा नहीं है तो भैया तुमने किसी से आलू टमाटर एक्सचेंज किया है, तो वो आलू टमाटर कुछ टाइम में खराब हो जाएगा ना, तो तुमने अपने स्टोर करने की वैल्यू को नहीं कर पाए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है। अगर हमारे पास मनी होता है तो हम लोग अपने स्टोर करने की कैपेसिटी को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना, मनी नहीं है तो ये कैपेसिटी हमारे पास नहीं होती है। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब किसी भी सामान को खरीदने की परचेजिंग पावर की ताकत हमारे पास नहीं होती अगर मनी नहीं होगा तो। ठीक है ना, उसके बाद पेरिसेबिलिटी ऑफ गुड्स, ये तो बताने की जरूरत नहीं है भैया, गुड्स पेरिसेबल नेचर के होते हैं। अगर गुड्स खराब हो जाएंगे तो आज के टाइम पे तुमको घर में सब्जी बनानी है, जितना सामान चाहिए उतना खरीद के ले आओ, बनाओ, दूसरे दिन फिर खरीद के ले आओ। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया बहुत सारा खरीद के ले आओ खराब हो जाए। तो पहले ऐसा ही होता था, सामान जो पेरिसेबल नेचर होते तो क्या होता था, वो खराब हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड्स, तुम जिस क्वालिटी का सामान चाहते हो क्या उस क्वालिटी का सामान तुमको मिलेगा? आज पॉसिबल है क्योंकि मनी है।
पैसा है जो चाहे जिस क्वालिटी का चाहिए उस क्वालिटी का खरीदियो, पर पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। स्पेस फॉर गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है कि भैया सामान को रखने के लिए जगह, तुमने भैया किसी से बोला कि ठीक है अपनी गाय दे दो और तुमने उसके बदले में टमाटर एक्सचेंज कर दिया, तुम गाय को लेके आ गए अपने घर में रखे हो तो तुम्हारे पास जगह घेर है ना, तो ये भी एक दिक्कत थी बाटा सिस्टम की, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन गुड्स, भैया वो जो गाय रखी हुई है उसके ऊपर खर्चा करोगे, उसको चारा पानी दोगे तो तुम्हारा खर्चा हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है बाटा सिस्टम की। कैश ट्वेल्थ में हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। अब एकदम एंडिंग में भैया इसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट है डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है। अगर तुमको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, क्या करनी है फ्यूचर में, तो सिंपल भाषा में क्रेडिट लिख लो, इसको क्रेडिट पेमेंट करनी है। मान लो कि अगर तुमको क्या करना है क्रेडिट पेमेंट करनी है, इसका मतलब ये होता है तुम किसी को बुलाए कि भैया आओ मेरा घर खराब है उसको बना दो, वो बना के गया, तुमने उससे बोला कि भैया हम तुमको 1 महीने बाद टमाटर उगा के देंगे, ठीक है उधार में, तो वो कहा ठीक है, तुम्हारा छत बना दिया घर का एंड काम करके चला गया। वो ये सोच के गया था कि भैया टमाटर अच्छे खासे होंगे, ठीक है ना, हैवी क्वालिटी के होंगे, तो बस 1 महीने बाद पैसा ही नहीं कि वो आया, तुमने जो टमाटर उगाए थे बहुत छोटे छोटे थे, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थे, तो फ्यूचर पेमेंट करने में दिक्कत आती है अगर मनी नहीं होगा तब। कोई दिक्कत किसी को किसी भी पॉइंट में, ठीक है, ये पॉइंट याद करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी पॉइंट है, ठीक है। तो डिफर्ड पेमेंट मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। इन कॉमन सेंस क्रेडिट पेमेंट में उधार को पेमेंट करने में दिक्कत होती है बाटा सिस्टम के अंदर। अब आता है स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था भैया कि पहले कौन सा मनी आया, मेटालिक मनी आया कि कमोडिटी मनी आया, तो कौन सा मनी आया, कमोडिटी मनी आया, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है, सामान को सामान के बदले में एक्सचेंज करे। जब इंसानियत का जन्म हुआ तब लोग सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है ना। और कमोडिटी, अब यहाँ पे देखो जैसे कि स्टोन्स, स्पीयर्स, स्किन, बो, एरो, टोबैको, काऊ, लेदर, मतलब सामान को सामान के बदले में एक्सचेंज किया जा रहा था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कमोडिटी मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस वर कमोडिटी मनी। अब आता है मेटालिक मनी। अप टू फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, मेटालिक मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय मेटल, धातु हुआ करते थे, धातु में कौन से, गोल्ड और सिल्वर। वाइडली एक्सेप्टेड क्योंकि इंसान इसको आसानी से एक्सेप्ट करता था, इसकी सप्लाई क्या थी, लिमिटेड थी, और ये ड्यूरेबल था, लंबे समय तक चल रहा था, ठीक है ना। इजी डिवाइडेड इनटू मॉनेटरी, इसको हम लोग पीरियड के छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर बना सकते थे, सिक्के के अंदर, ठीक है। आफ्टर 1930 मेटालिक मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है कि हमने इसको यूज करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि बहुत दिक्कत की बात थी, अगर तुमको घर खरीदना है कितना सिक्का लेके जाओगे, है कि नहीं, चोरी हो जाएगा, तो फियर ऑफ थेफ्ट ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद लिमिटेड सप्लाई थी, कितना बना लोगे सोने का सिक्का, कितना है सोना हमारे पास, बहुत कम है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का रिजर्व किसके पास में है, सोने का रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास में है, यूएसए। उसके बाद अभी अभी कौन सी कंट्री, सुना है करंट अफेयर है, अभी अभी कौन सी कंट्री इंटरनेशनल रिजर्व में 3rd पोजीशन पे आ गई है, इंडिया, ठीक है ना। किस पे आ गई थी, अभी कुछ टाइम की आई थी, वापस हट गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वाज नॉट इनफ। भैया इतना सोना चांदी था नहीं कि हम लोग उगा पाए बना पाए, सप्लाई नॉट सफिशिएंट, फियर ऑफ थेफ्ट, चोरी का भी डर था, तो हमने क्या किया, इसको यूज करना बंद कर दिया। बाद में क्या आ गया, पेपर मनी आ गया। ये तो पता ही है कागज से जब मनी बनाते हैं, मैक्सिमम कंट्रीज आज के टाइम पे पेपर मनी इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसी कोई कंट्री बची नहीं जहां पे मेटालिक मनी चल रहा हो, ठीक है, ओके। बट वो लोग अपने किसी सीनियर को या फिर कोई उनके यहाँ ऐसा था जिसको क्या बोलते हैं सम्मान देने के लिए मेटालिक मनी यूज करते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो मोस्ट कंट्री आर यूजिंग पेपर करेंसी, यहाँ पे मोस्ट लिखा है, मैक्सिमम नहीं लिखा है। मोस्ट कंट्री आर यूजिंग पेपर करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ट्रांजेक्शन आर इंक्रीज डे बाय डे, क्योंकि ट्रांजेक्शन इतना बढ़ गया, लोग इतना खरीद बेच रहे हैं। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला कौन सा देश है, डिजिटल, मोस्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन द कंट्री राइट नाउ, इंडिया, ठीक है। इंडिया, इंडिया भैया, हाँ सुनने में अजीब लगता है, इंडिया है, ठीक है। तो पेपर मनी, तो भैया आज के टाइम पे पेपर मनी कागज के पैसा इस्तेमाल करने लगे, ठीक है ना। क्रेडिट मनी क्या होता है, जिसको बोलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल क्या है इसका, चेक। तो याद रखिए क्रेडिट मनी का एग्जांपल क्या है, चेक। मतलब तो जब तुमको उधार में पेमेंट करनी होती है क्या देते हो, किसी को चेक देते हो, ठीक है। तो बट चेक इज नॉट अ मनी, बट चेक कोई मनी नहीं है, ये नियर मनी है, मनी की तरह काम करता है, मनी होता नहीं है। और सबसे खास बात कि भैया अगर तुम किसी को चेक दोगे ना तो कोई गारंटी नहीं है, समझ में आया, कि पैसा मिले चाहे ना मिले, वो केस होगा, पैसा नहीं मिला तो बात की बात है, इसी को मनी नहीं कहा गया है। अब देखो इट इज अ रिटन ऑर्डर, मतलब तुमने लिख के किसी को, बैंक को अपने ऑर्डर दिया है कि इसको पेमेंट कर देना, रिटन ऑर्डर बाय द अकाउंट होल्डर, ठीक है ना।
किसने ऑर्डर दिया है? किसको? अकाउंट होल्डर ने बैंक को ऑर्डर दिया कि भैया पेमेंट कर देना किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। ओके, अब आता है नियर मनी, जिसको हम लोग फाइनल स्टेज बोलते हैं। जैसे कि पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको नहीं पता? हाँ उठाए, बस नहीं पता तो भी उठा सकता है जी, बताओ ना, सबको पता है? तो 2 मिनट सुनियो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, माने 2 बिजनेसमैन है, एक को सामान चाहिए, पैसा नहीं है उसके पास में, तो एक्स और वाई, वाई के पास पैसा नहीं है, सामान चाहिए, वाई जाएगा एक्स के पास में, कहेगा भैया हमको सामान दे दो, पैसा नहीं है, तो एक्स बोलेगा कोई बात नहीं, पैसा बाद में दे देना। एक्स ने सामान खरीदा, उधार में लेके आ गया, लेकिन सॉरी वाई ने सामान खरीद के आ गया, अब एक्स बोलेगा कि पैसा कैसे दोगे? वो कहा उधार में, बाद में दे देंगे। तो एक्स जो कि डॉवर है वो क्या बनाएगा? एक बिल बनाएगा। कौन बनाएगा? एक्स बनाएगा। बिल बनाने के बाद ये जाएगा किसके पास में? वाई के पास में, कहेगा भैया इसके ऊपर अपना एक्सेप्टेंस दे दो, मतलब साइन कर दो, साइन करवा के अपने पास रखिएगा और 3 महीने का मिनिमम टाइम मिलेगा, और उसके बाद क्या करेगा? हमको पेमेंट कर देना। मतलब एक्स ने बिल बनाया, जिसने सामान बेचा डॉवर ने बिल बनाया, किसके पास लेके गया? डॉवर के पास में, बोला साइन कर दो। साइन का मतलब होता है अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। डॉवर भी साइन करेगा बट वो सेकेंडरी है, एक्सेप्टेंस किसकी दी जाएगी? डॉवर की। साइन करवा के रखिएगा और 3 महीने बाद कहेगा कि पैसा हमको आके दे देना। इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो भैया पैसे कितना काम किया ये किया ना, इसी इसको मनी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल तो पता ही है, इशूड बाय आईबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, सेविंग सर्टिफिकेट, जब भी हम लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने पैसा जमा किया है, वो भी हो गया मनी। दे आर नोन एज, इन सबको नियर मनी बोलते हैं। ये मनी के क्यों सब्स्टिट्यूट है? एंड लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो कि कम से कम टाइम में पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिक्विड का मतलब मिनिमम 3 महीना, कितना महीना? 3 महीने के अंदर पैसे में कन्वर्ट। 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, 1 साल वाला क्या होता है? करंट एसेट्स, ठीक है। तो अभी तक दिक्कत किसी को नहीं। अब आता है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी होता क्या? मनी जो वर्ड आया वो लैटिन वर्ड से आया है मोनेटा, जिसका मतलब, जो कि कोई रोमन के गॉड थे जूनो, मंदिर, उन्हीं के वर्ड से बना है। इसको देख ना, कुछ खास चीज इसके अंदर। तो मनी क्या होता है? मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है जो कि कॉमनली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी सामान को एक्सचेंज करने के लिए अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? मनी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई तो इसको याद कर लेना भैया। एंड ये पूछेगा कि आईडीआई डेफिनेशन किसने दी है? क्या होता है? बुक में लिखा गया है आईडीआई डेफिनेशन। आईडीआई का मतलब होता है सबसे अच्छी डेफिनेशन किसने दी है? क्या होता है? नहीं दी है। तो इस बात को याद रखना। हम लोग देख भी लेते हैं, तो यहां बताया है कि मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, दैट इज जनरली, जो कि नॉर्मली जनरली क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी सामान को एक्सचेंज करने के मनी आसानी से एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है ना। दैट इज मींस ऑफ सेटिंग डेब्ट, किसी को उधार चुकाना है, अपने उधार को सेटल करना है, तो मनी का काम आएगा, ठीक है ना। एंड दैट एट सेम टाइम पे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम करता है। तो भैया क्याउथर के हिसाब से ये आईडीआई डेफिनेशन थी। आईडीआई का मतलब क्या होता है? अच्छा डेफिनेशन। तो किसने दिया है? क्याउथर ने, रॉबर्टसन ने ऊपर वाला दिया है। अब भैया मनी इज व्हाट मनी डज, कहीं भी पढ़ोगे तुमको बताया जाएगा किसने दिया है। कहीं कहीं बताएंगे वॉकर, कहीं बताएंगे हार्टे वेदर, लेकिन बच्चों का अपना ही है। अगर ऑप्शन में हार्टे वेदर और वॉकर दोनों है तो क्या टिक करोगे? हार्टे वेदर। अगर हार्टे वेदर नहीं है, वॉकर, तो क्या टिक करोगे? वॉकर। डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस वी कैन टिक दी आंसर। समझ में आ गया? मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो होता है जो मनी होता है, बहुत अच्छा होता है। अब तो दिक्कत किसी को? तो ठीक है, अब बताए मनी के फीचर बताए गए कुछ, उसके आगे पॉइंट देखते जाना है। पहला है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जो कि आसानी से सब लोग क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो मनी लंबे समय तक चाहिए, लॉन्ग टाइम तक चाहिए, खराब ना हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, भैया एक जगह से आसानी से दूसरी जगह लेके जा सके। अगर सोने का सिक्का होगा, ये जा पाओगे? पकड़ा जाओगे ना। तो भैया ट्रांसफर फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, समझ आ गया। कंसाइजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मनी शुड बी इजी रिकॉग्नाइज्ड, आसानी से पहचान सके। तुम्हारे पास कोई ऐसा नोट आ जाए, नकली नोट आ जाए, पहचान जाओगे ना। तो मनी ऐसा होना चाहिए जो आसानी से क्या कर सके? पहचान सके। ऐसा ना हो कि वो पहचान ना पाए, ठीक है। मनी शुड बी होमोजीनियस, मतलब भैया एक जैसा हो। 100 के नोट जो पहली हो, दूसरी 100 के नोट भी वैसी ही हो। ऐसा ना हो कि दूसरी 100 के नोट थोड़ी सी बड़ी हो, वेट में ज्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम साइज, ठीक है ना, सेम डिजाइन, सेम वेट, सेम मेजर,
सेम सिग्नेचर, ठीक है ना। लेकिन कहोगे भैया पहले कोई और गवर्नर साइन किए थे, तो गवर्नर कोई और भाई बट साइन तो गवर्नर का था ना, ठीक है। तो मनी क्या होगा, होमोजीनियस होगा, मतलब दिखने में, शेप में, साइज में, वेट में कैसा होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी का मतलब भैया मनी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 100 के नोट है, 20-20 की 5 रख लो, 10-10 की 10 रख लो, समझ में आ गया। मनी को क्या कर सके, डिवाइड। अगर ये सब मनी में नहीं है तो मनी कोई काम के नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मनी की जो वैल्यू है, मनी की वैल्यू, मान लो आज के टाइम पे तुमने देखा होगा पहले 100 रुपए की वैल्यू कुछ ज्यादा थी, अब वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, ऐसा नहीं है, वैल्यू बढ़ गई है, बढ़, समझ में आया। अब ये अपोजिट काम करता है, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो मनी की जो वैल्यू है स्टेबिलिटी, वो क्या हो जाए, स्टेबल रहनी चाहिए, मतलब घटे बढ़े ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक साल के अंदर घटती बढ़ती है, ईयर टू ईयर चेंज होती है, ईयर के अंदर कभी भी चेंज नहीं होती है। तो भैया ये सब मनी के फीचर्स थे, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, कंसाइजिबिलिटी, होमोजेनिटी, डिविजिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। मनी की जो वैल्यू है, अब स्टेबिलिटी का मतलब होता है हमारे देश के अंदर मनी की वैल्यू घटे बढ़े ना, बाहर घटे बढ़े हमको मतलब नहीं है, अपने देश के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अगर 100 रुपए का 10 केजी आटा खरीद रहे हो तो इसका मतलब कि 2 महीने बाद भी 100 रुपए का 10 केजी आटा खरीद पाओ, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, है ना। अगर ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, रुक जाओ, तो कौन सी सिचुएशन अराइज होगी, इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई तब आती है, सुनो, महंगाई तब आती है जब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, जब डिमांड करते हैं और उसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो भैया अब क्या हो जाएगा, कौन सी सिचुएशन आएगी, इन्फ्लेशन क्या जाएगी, ठीक है ना। ओके, इतना कोई दिक्कत। अब आते हैं अप्रोचेस टू दी डेफिनेशन ऑफ मनी, इसको सीधे सीधे बस याद करना है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, भैया मैंने पुराने समय के हिसाब से मनी का क्या मतलब था, मनी इंक्लूड करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, CNDD, बस इतना था, एग्जाम में आ सकता है। मॉनेटरिस्ट अप्रोच, इसमें मनी का मतलब होता है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, क्या ऐड हो गया, बस टाइम डिपॉजिट ऐड हो गया। लिक्विडिटी अप्रोच, इसमें आता है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड सेविंग विद बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये भी ऐड हो गया, ठीक है। मतलब ये कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि भैया देखो मनी ये हो सकता है, फिर कुछ लोग और आए कहा मनी ये हो सकता है, फिर कुछ और आए कहा मनी ये हो सकता है, तो सब लोग अपने हिसाब से मनी को बताए कि मनी क्या हो सकता है, बस, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो यहाँ पे सेंट्रल बैंक अप्रोच, भैया अपने देश का सेंट्रल बैंक क्या बोलता है कि मनी क्या होगा, ये तुम्हारे हमने बताया गया है, पहला बताया गया है करेंसी, बैंक क्रेडिट, टाइम डिपॉजिट, क्रेडिट फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड एजेंसीज, अगर तुमने पैसा कहीं से उठाया जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो वो क्या हो जाएगा, मनी में ही आ जाएगा। तो सेंट्रल बैंक के हिसाब से ये है, किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अब मनी एंड करेंसी, द टर्म करेंसी इंक्लूड, करेंसी के अंदर क्या क्या आता है, मेटालिक कॉइन्स और पेपर नोट्स, बस करेंसी के अंदर क्या आता है, मेटालिक कॉइन्स और पेपर नोट, सिक्के, सोने के सिक्के नहीं, जो भी सिक्का चल जाए वो सिक्का, ठीक है। अब दो यहाँ लिखा हुआ दे आर रिफर्ड एज करेंसी बिकॉज, इनको करेंसी कहते हैं, करेंसी क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर लीगल टेंडर, इसका मतलब ये होता है, लीगल टेंडर का मतलब ये होता है भैया हमारे देश की सरकार ने गारंटी दिया हुआ है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इस्तेमाल करो, हम हैं पीछे, वी कैन टेक अ गारंटी कि पैसा डूबेगा तो हम पैसा देंगे, क्योंकि उतना सोना चांदी या फिर कुछ एसेट्स हमारे पास है। तो जिस पैसे के पीछे कोई गारंटी रहता है कि भैया कोई टेंशन नहीं है, तो वो कौन सा मनी है, लीगल टेंडर। तो इंडिया के अंदर कौन सा 1 रुपए का सिक्का लीगल टेंडर है, हाँ है, 100 रुपए का नोट है, क्या बैंक लीगल टेंडर मनी है, नहीं है, सॉरी बैंक है, चेक, ठीक है। तो दे आर रिफर्ड एज लीगल टेंडर मनी और एक्चुअल इन सर्कुलेशन, ये क्या एक्चुअल में हमारे देश में इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना। दे आर टर्म एज मनी, हाउएवर आई असाइन अ वाइडर मीनिंग, इनको मनी कहते हैं पर इसका मनी का मीनिंग कुछ और भी होता है, वाइडर मीनिंग। इट इंक्लूड नॉट ओनली मेटालिक कॉइन्स, देखो केवल मेटालिक कॉइन्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, अगर तुमने बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ अपना, तुम्हारे बैंक में अकाउंट है, तुमने बैंक में पैसा रखा है, ठीक है, तुम जाके बैंक से डिमांड करोगे तो वो भी किस में आ जाएगा, करेंसी में ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी तुम्हारा मतलब आज के हिसाब से क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी मनी करेंसी के अंदर इंक्लूड हो गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और करेंसी इज मनी, सारे करेंसी मनी हो सकते हैं बट ऑल मनी इज नॉट करेंसी, ये बात स्पेशल किसके लिए बोली गई है, ऐसा कौन सा मनी का टाइप है जिसके बोली गई है, चेक के ये बोला गया है, किसके बोला गया है, चेक के ये बोला गया है।
अब देखो भैया एक कमिटी का नाम है एडकिफ कमिटी रिपोर्ट, बस याद करिए उसको, ठीक है। अब आते हैं टू अप्रोचेस टू डिफाइनिंग मनी। भैया दो अप्रोच है मनी को डिफाइन करने के। ये पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराने समय के हिसाब से, और अब आ गया एम्पिरिकल अप्रोच, ठीक है ना, जिसको हम लोग मॉडर्न कह सकते हैं। देखो पहला था जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, अगर कोई चीज आसानी से एक्सेप्ट की जा सके तो वो क्या है, मनी है, ठीक है ना। अगर मनी के बहुत सारे, किसी चीज के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे सामान की वैल्यू को स्टोर करना, सामान को खरीदना, फ्यूचर पेमेंट करना, तो वो क्या हो गया, मनी हो गया, मतलब फंक्शन के हिसाब से और एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। अब आता है बॉन्ड और करेंसी एंड फाइनेंशियल एसेट्स। बॉन्ड मतलब पता है क्या होता है ना, डिबेंचर को ही बॉन्ड कहते हैं। अब सुनो यहाँ पे, डिबेंचर को बॉन्ड कहते हैं, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर गवर्नमेंट कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनीज भी, पब्लिक कंपनीज भी बॉन्ड इशू करने लगे हैं। नॉर्मली अगर गवर्नमेंट कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है तो क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है ना। बॉन्ड है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड ऑन दी व्हाट, किस से सिक्योर्ड होता है भैया, क्यों, बिकॉज दे कैरी अ चार्ज ऑन दी एसेट्स ऑफ कंपनी। अगर तुमने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है, तुमने किसी कंपनी को लोन दिया है, तो मतलब तुमने उस कंपनी के एसेट्स के ऊपर क्या रखा, अपना चार्ज रखा। अगर वो कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी तो तुम क्या करोगे, उसके एसेट्स को बेच के अपना पैसा उठा लोगे। तो दो ठो एडिशनल इंफॉर्मेशन सुन लो, क्या सुन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आ सकता है, बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो। जो चार्ज होता है मतलब तुमने एसेट्स के ऊपर क्या रखा है, चार्ज रखा है। तुमने कंपनी को लोन दिया, अब कंपनी तुम्हारा पैसा चुका नहीं पाएगी तो तुम उसका एसेट बेच दोगे, है ना। अब मान लो उसका एसेट खराब हो गया, मान लो कोई उसकी जेसीबी मशीन थी खराब हो गई, तब क्या करोगे, तुम्हारा पैसा डूब गया। तो भैया जो चार्ज होता है मतलब वो दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि अगर मान लो उसके पास 4 मशीन है, तो जो ए नंबर की मशीन है तुम्हारा चार्ज उसके ऊपर है। अगर वो मशीन खराब हो गई तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा चार्ज फ्लोटिंग है, मशीन खराब हो गई तो क्या होगा, तुम्हारा चार्ज उठ के दूसरे मशीन के ऊपर आ जाएगा, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। इसको बोलते हैं चार्ज ऑन दी एसेट्स ऑफ कंपनी। इट्स टू टाइप, कौन सा, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स के अंदर मशीन के ऊपर, मशीन एसेट्स, कुछ भी एसेट्स के ऊपर क्या आएगा, वो एसेट फिक्स्ड एसेट्स होगी, कोई भी करंट एसेट्स नहीं होगी, जिसकी वैल्यू डेप्रिसिएट भले करे बट फ्लक्चुएट ना करे। समझ में आ गया, डेप्रिसिएट भले करे बट फ्लक्चुएट ना करे। डेप्रिसिएशन में और फ्लक्चुएशन में अंतर होता है। कोई दिक्कत, करेंसी हो गया, फाइनेंशियल एसेट ये तो हो ही गया। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। तो भैया फंक्शंस ऑफ मनी को जो प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी के अंदर रखना, जो सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर रखना, जो कंटीजेंट के अंदर है, कंटीजेंट के अंदर रखना, उसको आगे पीछे मत कहना। प्राइमरी के अंदर आता है मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी की मदद से हम लोग किसी भी सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी सामान की वैल्यू को नाप सकते हैं। कोई दिक्कत। दूसरा आता है, एग्जाम में आया हुआ है कि भैया प्राइमरी में कौन सा आता है, सेकेंडरी में कौन सा आता है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। दूसरा नाम क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के लिए, ठीक है। स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, अगर हमको अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर करके रखना है, खरीदने की ताकत, तो क्या है, ये सेकेंडरी फंक्शन है मनी का। मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर, तुम अपने परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा किसी और को दे दो, तुम्हारा परचेजिंग पावर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। कंटीजेंट फंक्शन, कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से, हैपनिंग के हिसाब से, कोई परिस्थिति आएगी उसके हिसाब से। पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट, उधार देना है किसी को, क्या दोगे, पैसा दोगे ना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, किसी को इनकम देनी है, क्या दोगे, पैसा दोगे ना। हेल्प्स टू इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटीज एंड मैनेजरियल प्रोडक्टिविटीज। भैया यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पैसे का होता है। तुम सामान बना के बेच रहे हो, क्यों, पैसा कमाने के लिए ना। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तुमको अपने कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, देखिए कौन बताता है सही, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, पूंजी, बस। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन देयर बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। क्या ये सही है, गलत है। अगर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के अंदर या तो पैसा लगाया है, या तो गुड्स लगाया है, या तो एसेट्स लगाया है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। समझ में आया। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, एसेट्स लगाया है, या फिर गुड्स लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करने के या फिर चलाने के लिए, तो क्या बन गया, वो कैपिटल बन गया। अगर कुछ नहीं बोलता है तो क्या मानेंगे, केवल पैसा बोलेगा। कैपिटल मतलब तो सिंपल भाषा में मानेंगे बस मनी, द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन देयर बिजनेस, ठीक है ना। बट एक्चुअल में होता है तीन चीजें, एसेट्स, गुड्स और मनी, ठीक है।
तो अगर तुमको अपने पैसे की कैपेसिटी को बढ़ानी है, कैपिटल की, तुमने अपने बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपए लगा दिया, बनारस में 6 की दुकान है तो चलो तुम सबकी दुकान है, ठीक है, तुम लोग बिजनेस के अंदर 10,00,000 रुपए लगाए थे, अब तुम चाहते हो बिजनेस को एक्सपैंड करना, अपने जो पैसा 10,000 लगाया था उसको और बड़ा करना चाहते हो, तो और क्या लगाओगे, पैसा लगाओगे ना, क्योंकि जब पैसा लग गया, बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने प्रोडक्टिविटी, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को 10,00,000 की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और क्या लगाओगे, और पैसा लगाओगे, जिससे कि बिजनेस को और बड़ा कर सको, ठीक है, ओके। हैव टू मेंटेन दी रीपेमेंट कैपेसिटी, भैया अगर तुमने किसी से लोन लिया है, उसको दोबारा पैसा चुकाना है, तो क्या चुकाओगे, पैसा ही चुकाओगे ना, रीपेमेंट कैपेसिटी, ठीक है। मनी रिप्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर, मनी नॉर्मली हमारी परचेजिंग पावर को दिखाता है, किसको दिखाता है, परचेजिंग पावर, हमारे खरीदने की ताकत को दिखाता है, ठीक है, ओके। मनी गिव्स लिक्विडिटी टू कैपिटल, मनी गिव्स लिक्विडिटी टू कैपिटल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास मनी है, तुम्हारे पास क्या है, लिक्विड के फॉर्म में पैसा है, तुमको अगर मान तुम्हारे पास पैसा बहुत है, कि सबके पास घर बार बहुत है बट पैसा नहीं है, तो अच्छी बात है ये, तुम लोग लिक्विड फॉर्म में नहीं हो, तो अगर तुमको तुरंत के उधार को चुकाना है, लायबिलिटीज चुकानी है, तो क्या चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है ना, ओके। अब यहां पे आता है डेफिनेशंस ऑफ मनी, क्या आता है, डेफिनेशंस ऑफ मनी, तो भैया डिस्क्रिप्टिव या फिर फंक्शनल, मनी को डिस्क्राइब करने वाला या फिर मनी के फंक्शन बताने वाला डेफिनेशन किसने दिया है, हाइडेगर अदर, कोलबर्न थॉमस, तो भैया कोलबर्न थॉमस का नाम नहीं आता है, किसका नाम आता है, पूछ देगा, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ मनी किसने दी है, ठीक है, लीगल डेफिनेशन एग्जाम में आया हुआ है, मनी की कानूनी डेफिनेशन किसने दी है, देखो भैया डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है, निकलता है तो आधा अधूरा निकलता है, कभी भी अपने लाइफ के अंदर कोई भी एग्जाम देना तो डेफिनेशन मत लिखना, मीनिंग लिखना, जैसे कि मनी इज व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन है जो कि हार्टे वेदर और मे बी वॉकर ने दी है, बट मनी इज इजीली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू विच वी कैन स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, मेक अ डिफर्ड पेमेंट, ये मीनिंग हो गया, बट मनी इज व्हाट मनी डज क्या है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद करनी चाहिए, किसने दी है एग्जाम के, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशंस, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सबसे थर्ड वाला पॉइंट, किन्स सेलिगमैन, ये दोनों का नाम आया हुआ है, किसने दी है, एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन किसने दी है, सेलिगमैन और किन्स, ये कोटे वोटे नाम नहीं आया तो देख लेना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला वाला पॉइंट, मनी इज पाइवोट अराउंड विच होल इकोनॉमिक साइंस के एग्जाम में आया हुआ है, तो देख लो, द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सेंसी फ्रॉम बीइंग इट्स लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात, इतिहास और फ्यूचर की बात कौन करता है, किन्स करते हैं, ठीक है ना। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ठीक है ना। मनी इज अ नेसेसरी सिन, सिन का मतलब होता है श्राप, कहता है मनी क्या है, एक श्राप है, क्या करते हैं हम लोग, ये किसने बोला है, ओके। मनी इज वैल्यूएबल बट अ बैड इन्वेंशन, किसने बोला है, मतलब खराब खराब बातें किसने बोली है, रॉबर्टसन ने बोली है, कोई दिक्कत, बस 30 सेकंड का ब्रेक है, चलो। थोड़ा गर्मी होगी सैलो, अब इधर दिक्कत नहीं है किसी को ना, तो देखो पूछ देगा ये क्या डेफिनेशन किसने दी है, बता दोगे, नैप ने दी है, ठीक है ना। परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है, मनी की स्टोर करने की कैपेसिटी, ठीक है ना, सॉरी सामान को खरीदने की कैपेसिटी, ठीक है। बाटा सिस्टम के सारे कमियां याद होगी तुम लोगों को, ठीक है। अब तुमको बता दें, ऑल दी लिमिटेशंस ऑफ बाटा सिस्टम आर रिमूव्ड बाय, किसने हटा दिया, मनी ने, मनी की सारी कमियों को किसने रिमूव कर दिया, बाटा सिस्टम ने, ठीक है ना, ओके। मनी ने बाटा सिस्टम की सारी कमियों किसने दूर कर दिया, मनी ने, ठीक है। मनी में चेक इंक्लूड होता है कि नहीं, नहीं मनी होता है, प्रॉपर चेक मनी नहीं होता वो, ठीक है। अब हम लोग जाए हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स को पढ़ने, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है, कुछ चीजें एडिशनल भी बताएंगे, इस बात को ध्यान रखना कि जब भी मॉनेटरी स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो आज के हिसाब से नहीं सोचोगे, हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग थोड़ा सा पहले के टाइम पे जाएंगे, अगर आज के हिसाब से सोचोगे तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना, पहले के हिसाब टाइम में भी प्रैक्टिकल नहीं होंगी, बट हम लोगों को उस चीज को वैसे ही समझना है, जिस चीज को समझना उस तरीके से सोचो, समझ में आ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं बट अगर उस चीज को उस तरीके से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड, पहले तो हम लोग मॉनेटरी स्टैंडर्ड का मतलब समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। द टर्म मॉनेटरी स्टैंडर्ड रिफर टू द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड मनी यूज इन अ कंट्री, भैया किस टाइप का पैसा हमारे देश के अंदर चल रहा है तो उसको बोलेंगे मॉनेटरी स्टैंडर्ड, अभी समझ में आ जाएगा।
द स्टैंडर्ड ऑफ मनी ऑफ कोर्स इज दैट लीगल मनी, वो लीगल मनी होती है। लीगल का मतलब क्या होता है? कानूनी, जिसके पीछे किसी ने क्या किया हुआ है? गारंटी। इन सिंपल लैंग्वेज लीगल टेंडर मनी, ठीक है ना। तो भैया स्टैंडर्ड मनी वो लीगल मनी होती है इन विच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इटसेल्फ डिस्चार्ज इट्स ओन ऑब्लिगेशन। भैया मतलब कि गवर्नमेंट खुद उस पैसे से अपने देश की लायबिलिटीज को, उधारों को चुका रही है, तो उसको बोलते हैं लीगल मनी। इफ दिस स्टैंडर्ड मनी हैपेंस टू बी मेड ऑफ गोल्ड, अगर मान लो स्टैंडर्ड मनी गोल्ड का बना हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे? हमारे देश में क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड। सिल्वर का तो क्या मानेंगे? सिल्वर स्टैंडर्ड, ठीक है ना। बस इसी को बोलते हैं गोल्ड या मनी स्टैंडर्ड। तो ये बात समझ में आ गई कि भैया मॉनेटरी स्टैंडर्ड का मतलब होता है अगर किसी देश के अंदर कोई भी पैसा चल रहा है तो हमें मानेंगे वही टाइप का स्टैंडर्ड होगा। इट मे बी सिल्वर, इट मे बी गोल्ड, इट मे बी पेपर करेंसी, तो पेपर स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चार्ट आपके सामने है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है तुम्हारा मेटालिक स्टैंडर्ड, दूसरा है पेपर करेंसी। मेटालिक के अंदर आता है मोनोमेटालिज्म, बाईमेटालिज्म, ठीक है ना, अदर का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आता है सिल्वर, फिर मोनोमेटालिज्म के अंदर आता है सिल्वर और गोल्ड, जो कि सिल्वर को रिजेक्ट किया गया था हॉलसेल कमेटी, अभी पढ़ाएंगे आगे, टेंशन ना लो। फिर गोल्ड के अंदर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज, गोल्ड पैरिटी, गोल्ड रिजर्व। तो अभी इसको हम लोग सबको देखते हैं कि ये क्या है। पहला आता है मेटालिक स्टैंडर्ड। पहला क्या है? अगर मॉनेटरी यूनिट आए मेटालिक स्टैंडर्ड कंपेयर ऑफ कॉइंस, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉइंस। अगर भैया कोई चीज कॉइन से बनाई गई है तो उसको क्या बोलेंगे? मेटालिक स्टैंडर्ड। भैया मेटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मनी को बनाया गया है तुम्हारे कॉइन से तो उसको क्या बोलेंगे? मेटालिक स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो मनी होते हैं वो स्टैंडर्ड कॉइंस होते हैं। क्या होते हैं? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उनकी शेप साइज क्या होगी? ठीक ठाक होगी, ठीक है ना, इसको स्टैंडर्ड कॉइंस बोलते हैं। जो मेटालिक स्टैंडर्ड मतलब कि हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या चाहिए है? धातुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ मनी के फॉर्म में। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? धातु, धातु में भी मेटल, मेटल मतलब कुछ भी हो सकता है ना, सोना चांदी कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ देखते हैं, पहला होता है मोनोमेटालिज्म। अगर ओनली वन मेटल यूज एज अ मेक कॉइन, अगर केवल एक धातु का इस्तेमाल किया जाए, मे भी सोना मे भी चांदी कुछ भी हो सकता है, बस एक धातु, तो क्या हो गया? वो मोनोमेटालिज्म। बाईमेटालिज्म का क्या होता है? अगर हम लोग दो धातु का इस्तेमाल किया जाए, गोल्ड और सिल्वर। अब ये मत समझना कि गोल्ड और सिल्वर को मिला के चांदी बना दिया गया है, सिक्का, दोनों अलग अलग बनते हैं, मिक्स नहीं होता है वो, ठीक है ना। अब ये लिंपिंग बाईमेटालिज्म और पैरा बाईमेटालिज्म क्या होता है? बस देख लो, आता नहीं कभी। वन मेटल कॉइन इज फ्री इन सर्कुलेशन एंड व्हाइल अदर इज नॉट कॉइनेज ऑफ सिल्वर कॉइन इज नॉट फ्री। देखो मतलब कि दो तो बनेगा, दो सिक्के होंगे दो धातुओं के, एक इकोनॉमी में लोग यूज कर रहा है और एक यूज नहीं हो रहा, बस इसको कहते हैं यही। मतलब कि भैया इकोनॉमी के अंदर तुम्हारा क्या है? बाईमेटालिज्म है, मतलब कि दो धातुओं के सिक्के बनाए गए हैं। और लिंपिंग का मतलब होता है कि एक धातु आसानी से, एक सिक्का इस्तेमाल किया जा रहा है सोने का और मानो सिल्वर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जो नहीं किया जाए वो कौन इस्तेमाल कर रहा होगा? उस देश की गवर्नमेंट। मतलब मान लो पहले के टाइम में था, मानो यूके है, यूके में दो टाइप का सिक्का रहता है, सिल्वर और गोल्ड। तो गोल्ड का सिक्का जनता इस्तेमाल करती है और सिल्वर का सिक्का कौन इस्तेमाल करता है? गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब आता है पैरा बाईमेटालिज्म। एक्सचेंज रेट इज फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस विच इज नॉट फिक्स्ड। भैया एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? जब भी एक एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी, एक ऐसा परसेंटेज, एक ऐसा रेट जिसपे एक देश की करेंसी दूसरे देश में कन्वर्ट होती है। जैसे कि आज के टाइम पे $1 कितने का है? 70-80 रुपए का है कुछ, ठीक है, 70 का 70-72, ठीक है। तो द रेट एट विच मतलब कि 72 क्या हो गया? रेट हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। यहां बताया है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट होगा वो क्या होगा? फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस। इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो कौन सा है? बताओ कौन सा है? फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है कि मैनेज्ड है? मैनेज्ड है। क्या है? मैनेज्ड है। अभी बताएंगे कि क्या होता है मैनेज्ड, ठीक है ना। ओके, तो भैया ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हमारा जो एक्सचेंज रेट है, यहाँ देखो मनी होने की बात नहीं की गई है, जहां पे क्या करा है? वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करा है मार्केट के प्राइस के हिसाब से। मार्केट में अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अब अदर आता है सिमेट्रिज्म, इसको एक्सेप्ट किया गया था 1881 के अंदर। तो भैया 1881 में और क्या आया था? दो बातों का नाम बता दो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बस तीन चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बस। और भी चीजें आती है बट मानेंगे नहीं, मानेंगे यही तीन चीज। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये भी एक डेट है, याद कर लो भैया। एक और चीज है अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना। ओके, इसको भी याद कर लो। और तो भैया सिमेट्रिज्म भैया एक्सेप्ट किया गया था 1881 के अंदर, किसके कहने पे?
फॉर सेविंग फ्रॉम दी, भैया गिसम लॉ से बचाने के लिए। अब ये गिसम लॉ क्या होता है देखेंगे हम लोग अभी। गिसम का एक लॉ था, ठीक है, थॉमस गिसम, जिन्होंने एक अपना नियम बताया था। उनके नियम के कुछ दुष्परिणाम थे, उससे बचाने के लिए सिमेट्रिज्म का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। मल्टीमेटाइज्म, दिस इज अनलिमिटेड ईगर टेंडर मनी। अनलिमिटेड ईगर टेंडर मनी का मतलब ये होता है कि कानूनी तो है और तुम जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हो। अगर माने तुमको हम 100 रुपए के नोट 1 लाख दें, तुम एक्सेप्ट कर लोगे, तो ये हो गया अनलिमिटेड ईगर टेंडर। कितने भी तुम रुपए में एक्सेप्ट करोगे। अगर हम तुमको 1 लाख रुपए एक का सिक्का दें, तो ये क्या होगा, लिमिटेड ईगर टेंडर मनी। जब कोई पैसा किसी भी अमाउंट में एक्सेप्ट किया जाता है तो अनलिमिटेड ईगर टेंडर हो गया, ठीक है। अगर लिमिटेड फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाए क्या हो जाएगा, लिमिटेड ईगर टेंडर मनी। तो भैया मल्टीमेटाइज्म क्या है, अनलिमिटेड ईगर टेंडर मनी था उस टाइम पे। तो मल्टीमेटाइज कॉइन मतलब भैया बहुत सारे धातु इस्तेमाल किए जाए थे पैसे को बनाने के लिए। तुम कहोगे भैया बार बार पैसे की बात क्यों कर रहा है, सिक्का सिक्का, तो पहिए नोट कहां थी, पहिए क्या था, बस सिक्का था, इसलिए धातुओं की बात कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार देख लो इसको, किसी को डाउट बताओ। एक बात समझो, मैंने मनी के 100 क्वेश्चन दिए हैं, इसको करने के बाद वो 100 क्वेश्चन केवल कर लेना, उसको रट लेना, आए चाहे ना आए उसको एकदम रट लेना। जितना भी ट्रू फॉल्स होगा सबका सब 2 आंसर सही है, ठीक है। किसी के पास पीडीएफ होगा वो शेयर कर देगा, 2 उसमें क्वेश्चन ट्रू फॉल्स भी दिए गए थे, सबका सब आंसर 2 है। वो क्वेश्चन इसको करने के बाद कर लेना। उसके अंदर कम से कम 35 क्वेश्चन एडिशनल है, ठीक है। मतलब तुम यहाँ पे नहीं पाए हो, तुमको सेम एज इट इज याद करना है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं, माने पूछेगा इनमें से मनी का फीचर कौन सा है, 3 ऑप्शन दिए होंगे, दिया होगा ऑल ऑफ द अबव, तो वो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तुमको याद करवाने के वो क्वेश्चन बनाए गए हैं, तुम्हारा टेस्ट लेने के बनाए नहीं गए हैं, ठीक है ना। पूछेगा इनमें से कौन सा मनी का इमिटेशन है, तो 4 ऑप्शन दिया होगा, या फिर 2 2 4 5 6, और डी ऑप्शन में क्या लिखा होगा, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। तुम उसको करोगे, आंसर भी दे देंगे, तो वो तुम्हें को चीजें याद करवाने के लिए, वो टेस्ट लेने के बनाया नहीं गया है, ठीक है। केवल उतना मनी के क्वेश्चन कर लो और इसको पढ़ लो, मनी हो गया, ठीक है। अब आता है भैया यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड। क्या आता है, गोल्ड स्टैंडर्ड। बस बातों को सुनना और समझना, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोग के व्हाट्सएप पे इन सब स्टैंडर्ड्स के मेरिट और डिमेरिट के लिस्ट देंगे, ठीक है ना, बुक्स के अंदर है। तुमको बस ये होता क्या ये समझ जाओ, उसके बाद इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसका एक लिस्ट देंगे, उसको एक बार रीडिंग मार लेना। क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि जिसमें मेरिट पूछ दिया था, इसमें इस चीज का मेरिट कौन सा है, गोल्ड स्टैंडर्ड का मेरिट है कि नहीं है, तो हम लोग इसको भी पढ़ के जाएंगे। तो पढ़ते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। तो भैया ग्रेट ब्रिटेन इज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द गोल्ड स्टैंडर्ड। सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, इसने अडॉप्ट किया था गोल्ड स्टैंडर्ड को। गोल्ड स्टैंडर्ड इज द सिचुएशन इन विच कंट्री गिव्स इक्वल वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ मनी एंड फिक्स क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। मतलब कि पैसे की वैल्यू को किसके टाइम में रखा गया है, सोने के टाइम में, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, तो पहला डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड मनी इन टर्म ऑफ गोल्ड। भैया यहाँ पे मनी का मतलब क्या माना गया है, गोल्ड माना गया है। गोल्ड मनी इज अनलिमिटेड टेंडर मनी फॉर ऑल टाइप ऑफ पेमेंट। भैया सोने के सिक्कों को तुम किसी को भी कितना भी पैसा दे सकते हो, लोग एक्सेप्ट करेंगे, कोई मना नहीं करेगा, बिकॉज दे आर अनलिमिटेड टेंडर मनी। गवर्नमेंट ने गारंटी भी दिया हुआ है और अनलिमिटेड भी है, कितने भी अमाउंट में एक्सेप्ट होगा, कोई मना नहीं करेगा। ऑल टाइप ऑफ डेब्ट, सारे उधारों को चुकाने के लिए आइदर इन गोल्ड या फिर कुछ ऐसा चीज जो मनी के सोने को पिघला के कुछ और बना के दे दो उसको, वो एक्सेप्ट करिएगा। मतलब यार सोने का सिक्का दे दो या तो सोने का कुछ और बना के दे दो, वो एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है, अगर उधार चुकाना है तो। सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। भैया सोना खरीदेगा बेचेगा कौन, मॉनेटरी अथॉरिटी। आज के टाइम पे इंडिया की ये कौन है, आरबीआई, ठीक है ना। तो पहले के टाइम में सोने को खरीदना बेचना, एक्सचेंज करना अलग होता है, खरीदना बेचना अलग होता है। तो कौन खरीदेगा बेचेगा केवल, मतलब कि उस समय उस गवर्नमेंट की जो भी क्या होगी, आरबीआई होगी, सेंट्रल बैंक होगा, जो भी होगा उस समय का, ठीक है ना, जिसके पास अथॉरिटी होगा मनी को मेंटेन करने का। फ्री कॉइनेज ऑफ गोल्ड। भैया ये वर्ड याद कर लियो, बार बार आने वाला है। फ्री कॉइनेज ऑफ गोल्ड का मतलब होता है पीपुल आर फ्री, जनता को आजादी है टू गेट देयर गोल्ड कन्वर्टेड इनटू अदर कॉइन। भैया अपने सोने के सिक्के को पिघला के, माने तुम्हारे पास 100 रुपए का सोने का सिक्का है, तो पिघला के एक एक का सिक्का शॉर्ट बनवा लो, कोई दिक्कत, बनवा लो, ठीक है। तो फ्री कॉइनेज ऑफ गोल्ड भैया एक जनता, इसी ये तो तुम अगर किसी को पेमेंट करना है तो सोने के सिक्के को पिघला के कर सकते हो ना, इसी तो बोला गया था। तो फ्री कॉइनेज ऑफ गोल्ड। कन्वर्टिंग ऑफ अदर टाइप ऑफ मनी इनटू गोल्ड। अदर टाइप के पैसे को भी तुम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था, ब्रिटेन ने।
इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मैंने सारे कंट्रीज के नाम नहीं दिए हैं, जो क्वेश्चन बनाए गए हैं 100 क्वेश्चन, उसके अंदर मैंने बताया है कि किस कंट्री ने किस सिस्टम को कब अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो तुम्हारी ये इंपॉर्टेंट हो गया, उसको पढ़ना। अब जैसे कि एग्जाम में एक बार आया था ना कि कौन सी कंट्री ने कब अडॉप्ट किया है, बस तुम लोग को जब भी पढ़ोगे बस यूके बताया जाएगा, ब्रिटेन, बट मैंने फ्रांस हो गया, बाकी कंट्रीज ने किस स्टैंडर्ड को कब अपनाया है, कब छोड़ दिया है, ये मैंने उसके अंदर बताया, उसका ईयर, ठीक है ना, एग्जैक्ट ईयर। तो वो भैया क्वेश्चन करना है, यहाँ पे नहीं बताए, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, पहला है इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल प्राइस, अपने देश के अंदर पैसे की वैल्यू घटे बढ़े ना, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज, अपने देश के बाहर भी घटे बढ़े ना, मेंटेन है, मतलब एक्सचेंज करने की वैल्यू अगर एक मान लो आज के हिसाब से $1 का 70 रुपए का है तो वो उतना ही आए, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन था गोल्ड स्टैंडर्ड का। गोल्ड स्टैंडर्ड के भैया 5 टाइप हैं, नाम देख लो, एग्जाम में पूछ दिया था इनमें से कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, तो नाम एक बार आ गया था। तो इन पांचों के अलावा कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब कि भैया अगर तुम अपने देश के अंदर सोने के सिक्के का इस्तेमाल कर रहे हो एज अ करेंसी, जो कि क्या थी, अनलिमिटेड थी, तो वो क्या माना गया, गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया। सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड किसने अडॉप्ट किया, फ्री कॉइनेज था, मतलब कि कोई भी आसानी से अपने सोने के सिक्के को कन्वर्ट कर सकता है किसी अदर फॉर्म के अंदर, मतलब भैया 100 का सिक्का है, एक एक का 100 का भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी के पास में क्या था, सोने को खरीदने बेचने का अधिकार था। हम आम जनता सोने को खरीद बेच नहीं सकती है, एक्सचेंज कर सकती है। अब तुम लोग कहोगे सर एक्सचेंज का मतलब तो सेल होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके अंदर, ठीक है। अब आता है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, क्या आता है, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। तो भैया सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, एग्जाम में आया हुआ है, विच इज दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, कौन सा है, गोल्ड करेंसी, याद करिए इसको। इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम क्या है, ऑर्थोडॉक्स गोल्ड स्टैंडर्ड। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो बहुत पुराना होता है, ट्रेडिशनल हो गया, फुल गोल्ड स्टैंडर्ड। तो भैया ये 3 नाम याद कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ओल्डेस्ट कहा गया, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ओके। अंडर दिस गोल्ड कॉइन्स आर एक्चुअल इन सर्कुलेशन, भैया इसके अंदर सोने के सिक्कों को एक्चुअल में इस्तेमाल किया जाता है, यूज करने के लिए एज अ मींस ऑफ पेमेंट, उधार चुकाना, डिफर्ड पेमेंट, सब कामों के लिए, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ पेपर एंड अदर टाइप ऑफ करेंसी आर आल्सो टोकन कॉइन्स एंड पेपर नोट इन सर्कुलेशन। देखो अब इसमें बताया क्या गया है, सर्कुलेशन ऑफ पेपर एंड अदर टाइप ऑफ मनी, मतलब पेपर के पैसे भी इस्तेमाल किए जा रहे थे उस टाइम पे ही, ठीक है ना, और भी सिक्के इस्तेमाल किए जा रहे थे। टोकन कॉइन्स, ये टोकन कॉइन्स क्या होते हैं, टोकन सिंपल भाषा में समझा जाए, अगर छोटे मोटे पेमेंट्स करने होते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टोकन कॉइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो उस समय टोकन कॉइन भी थे, पेपर नोट भी थी, जो कि बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ने बोला था भैया हम इसको इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं बट पूरी तरीके से लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो केवल गवर्नमेंट के अधिकारी लोग इस्तेमाल करते थे, आम जनता का ये नहीं था, ठीक है। तो फ्री कॉइनेज बताने की जरूरत है, फ्री कॉइनेज मतलब कि कोई भी अपने सोने के सिक्के को क्या कर सकता है, कन्वर्ट करवा के जो चाहे वो करे। परचेज एंड सेल ऑफ गोल्ड बाय गवर्नमेंट, सोना खरीदेगा बेचेगा कौन, गवर्नमेंट, ओके। फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड, भैया तुम आसानी से सोने को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। प्राय के आज भी हमारे देश में अगर पैसा है तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोने के ऊपर डिपेंडेंट है, समझ जाओ, ऐसा नहीं कि यूएस डॉलर के ऊपर है, ठीक है ना, सोने के ऊपर डिपेंडेंट है। गोल्ड इज दी मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी सामान की वैल्यू को नापने की क्या चाहिए था उस समय, गोल्ड। मतलब भैया अगर ये टेबल कितने की है, 10 सोने का सिक्का, समझ में आ गया, सामान की वैल्यू को आज क्या है, मनी है, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड, भैया इसको आगे लिखो डीमेरिट, क्या है ये कमी है, ये क्या है भैया, बरसात के मौसम का साथी। अब समझो भैया, मान लो कि अगर तुम लोग काम करते हो, हर दिन जाके जनता पे मोमोज बेचते हो शाम को, ठीक है, अब लेकिन 5 दिन से बरसात हो रही है, तो पैसा जो कमा के रखे होगे वही तुम्हारे साथी होगा ना। तो फेयर वेदर फ्रेंड तो कहा गया है, बट इसकी कमी बहुत ज्यादा है, तुम उसको सोने सिक्कों को करोगे क्या, लोग आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि तुमको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे खराब टाइम का साथी तो है, बट ये तुमको क्या करेगा, नुकसान भी पहुंचाएगा बहुत ज्यादा, तुम उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, डीमेरिट है, इस बात को याद रखो। लोग इसको क्या समझते हैं, मेरिट समझते हैं, बट ये डीमेरिट है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। तो भैया विच इज द ओल्डेस्ट गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो पूछा गया है कि फेयर वेदर फ्रेंड किसमें इस्तेमाल किया गया था, इसी के अंदर इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अब आता है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, BI नहीं है, BU है, BUIIUN, ठीक है ना। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था BI हो गया था वहां पे, ठीक है।
स्टैंडर्ड इज ओनली रिवाइज वर्जन ऑफ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, मतलब ये क्या है, पिछले वाले का क्या है, रिवाइज है, मतलब उसमें कुछ कमी वमी थी तो उसको स्टैंडर्ड को रिवाइज करके आगे आ गया। इट वॉज इवॉल्व्ड एंड अडॉप्टेड बाय द सम यूरोप कंट्रीज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब कुछ यूरोप की कंट्रीज जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। अडॉप्टेड बाय ग्रेट ब्रिटेन इन 1925, ठीक है ना, इसको ब्रिटेन ने कब अडॉप्ट किया, जैसे यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का 1925 लिखा हुआ है, वैसे ही उन 100 क्वेश्चंस के अंदर सारे कंट्रीज ने कब कब अडॉप्ट किया लिखा गया है, तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ऑल्सो रिकमेंडेड बाय हिटन यंग कमीशन फॉर इंडिया एंड देखो हिटन यंग कमीशन के ये रिकमेंड तो किया गया 1926 में, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस समय, समझ आया, मतलब हिटन यंग कमीशन पता है ना क्या है, इसने क्या बोला था, और इसका दूसरा नाम क्या है, हिटन यंग कमीशन इज आल्सो नोन एज रॉयल कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिटन यंग कमीशन। कौन से इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया, आईबीआई। आईबीआई का एक्ट क्या है, एस्टेब्लिश कब हुआ, नेशनलाइज कब हुआ, ठीक है। जब बना तब प्राइवेट था कि पब्लिक था, ठीक है। उसके बाद जब आईबीआई बना उसका ऑफिस कहां था, किस ईआई में ऑफिस को शिफ्ट किया गया, मुंबई 1937। अभी बैंकिंग में आएंगे, बस ऐसे ही बता दिए। तो भैया हिटन यंग कमीशन ने बोला, तो तुम कहोगे कि ये हिटन यंग कमीशन इंडिया में आके क्या बोल रहा है, तो भैया बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने इंडिया की इकोनॉमी को ठीक करने की अपना अपना क्या दिया, सजेशन दिया। जैसे कि जेम्स किम्स का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया के अंदर, इंडिया को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजों के अंदर, ठीक है। दिस सिस्टम इज फाइनली गिवन, इसको अभी याद कर दो, दिस सिस्टम इज गिवन अप फाइनली बाय फ्रांस, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। अंडर दिस टोकन और पेपर मनी आर सर्कुलेटेड, टोकन मनी बताइए क्या होता है, पता है ना, और पेपर मनी आर सर्कुलेटेड। अब देखो बोला गया है भले गोल्ड, बट यहां अंदर क्या बात कर रहा है, पेपर की। तुम कहोगे ये कैसी बात है, बोल रहा है सोना अंदर है पेपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर दिस टोकन ऑफ पेपर मनी आर सर्कुलेटेड विच आर कन्वर्टेबल गोल्ड, मतलब सोने में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर मान लो सिक्का है, पैसा है, तुम उसको सोने में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो अगर मान लो कि ऐसे तो पास तुमको गवर्नमेंट ने ऐसा नोट दे दिया, तुम इसको जाके सोने में कन्वर्ट कभी भी करवा सकते हो, ठीक है ना। अंडर दिस योगा दिस सिस्टम इज एडॉप्टेड बाय ब्रिटेन एंड इंडिया इन द ईयर 1925 बट रिजेक्टेड इन 1927। इसको देख लो एक बार, नो सेलिब्रेशन ऑफ गोल्ड कॉइन, मतलब सोने के सिक्कों को एज अ करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। सोने के सिक्के तो थे बट हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे एज अ सर्कुलेशन, सबके पास नहीं था वो, ठीक है ना। चीपर मेटल आर यूज्ड एंड पेपर नोट, मतलब सस्ते धातु इस्तेमाल किए जा रहे थे, समझ आ गया, एंड क्या थे, पेपर नोट्स। बट वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स एंड पेपर नोट आर इन टाइम ऑफ, भैया अगर सिक्के भी थे या कुछ भी था तो उसकी वैल्यू किसके टाइम में थी, सोने के टाइम में थी। मतलब कि गवर्नमेंट को लगा कि भैया इतना सोना तो है नहीं, तो चलो हम लोग पेपर का नोट बना देते हैं और कुछ और धातु के क्या बनाते हैं, सिक्के बनाते हैं, लोगों को देते, लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू किसके टाइम में होगी, जो आज के टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो नो फ्री कॉइनेज ऑफ गोल्ड, समझ आ गया, कोई भी आसानी से सोने होने में कन्वर्ट नहीं करवा सकता। पेपर मनी इज नॉट बैक्ड अप बाय फुली गोल्ड, बहुत बेकार बात है ये तो, मतलब कि अगर तुम्हारे पास पेपर नोट है, बाई चांस गवर्नमेंट ने मतलब कि गवर्नमेंट ने गारंटी नहीं हुई है कि तुमको पेपर नोट के जाओगे तो कंफर्म है कि वो सोने में कन्वर्ट कर ही देगी, समझ आ गया। फुली बैकअप बाय गोल्ड, मतलब उतना सोना शायद नहीं है बट उतना नोट बन गया है, समझ आया बात, तो ये कंफर्म नहीं है, समझ आ गया बात कि नहीं। मतलब कि सोना तो है बट उतना सोना नहीं है कि मान लो कि अगर ऐसा हो जाए कि तुम मांगने जाओ हमको सोना दे दो तो सोना तुमको मिल ही जाए उतने पैसे के बदले में। आज के टाइम पे तुम्हारे पास 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए का सोना मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा जी, खरीदो जाके ना। एक्चुअल में देखो ये होगा तब जब इंडिया दिवालिया निकल जाएगा, तब उतना सोना हमारे पास होगा। पेपर मनी इज नॉट हो गया। सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड एट अ फिक्स रेट, नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, भैया सोने को खरीद बेच सकते हो, गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन रेट क्या होगा उसका, फिक्स होगा। कौन फिक्स करेगा, गवर्नमेंट। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम आसानी से एक्सपोर्ट करो चाहे इंपोर्ट करो, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, 2-3 बार रीडिंग मानना पड़ेगा तुम लोगों को, कुछ है नहीं, 4-5 पॉइंट टाइम्स ही हैं। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी टू इंडिया एंड सर्टेन अदर कंट्री, मतलब कि इसको डेवलप किया गया 19वीं सदी में, ठीक है। दिस सिस्टम फाउंड सुटेबल फॉर अंडर डेवलप कंट्री, ये इसको टिक कर लो, ये अंडर डेवलप कंट्री के सुटेबल था जिनके पास बहुत सारा सोना नहीं था और जो फुल गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना नहीं सकते थे। तो ये किसके लिए बनाया गया है, अंडर डेवलप कंट्रीज के, एग्जाम में आ सकता है,
ठीक है ना। अंडर दिस देयर नाइदर गोल्ड मनी, ना ही सोने के सिक्के, ना ही गोल्ड यूनिट्स, ना ही ऐसा कुछ जो सोने में कन्वर्ट किया जा सके, सर्कुलेशन नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, ना ही गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सके, बट कन्वर्टेबल इन दैट टाइप ऑफ फॉरेन मनी विच आर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। बहुत अच्छी बात बोला है जी, मतलब कौन बताएगा? मतलब कि ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया गया था जो कि सोने में कन्वर्ट नहीं होंगे, ना ही किसी ऐसे चीज में कन्वर्ट नहीं जो सोने के टाइम में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि मान लो कोई है जो बताए यहाँ पे, कोई तो बताए। जैसे कि इसमें क्या होता था कि मतलब तुरंत अगर मेरी कंट्री में आओगे तो हम तुमको गोल्ड में कन्वर्ट करके नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको उस करेंसी में कन्वर्ट करके नहीं देंगे, जैसे कि ब्रिटेन की करेंसी में, जो कि वहां पे जाओगे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट करके। एकदम से भाई, हमारे पास सोना नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन भैया हम तुमको उस करेंसी की वैल्यू में कन्वर्ट करके पैसा दे देंगे जिस कंट्री की करेंसी की वैल्यू सोने के ऊपर आधारित है। माने इंडिया के पास सोना नहीं है, इंडिया में कोई बाहर से आया घूमने के लिए, ठीक है ना। अब उसने पैसा तो खर्च किया तो उसको तो डर लगेगा भैया कि यहाँ की करेंसी तो बेकार है, इनके पास सोना ही नहीं है, तो वो गारंटी देगा कि टेंशन ना लो, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू अमेरिका के डॉलर के ऊपर बेस्ड है। अब अमेरिका डॉलर किसके ऊपर बेस्ड है? सोने के ऊपर। इसको बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है ना, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। समझ में आ गया बात? मतलब भाई सोना अपने पास, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि अपने देश का पैसा इस्तेमाल ही नहीं करती हैं, कहती हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डॉलर इस्तेमाल करेंगे। और हमारे देश की करेंसी की वैल्यू किसके हिसाब से होगी? यूएस डॉलर के हिसाब से होगी। तुम देख लो, जब भी किसी पैसे को कन्वर्ट करने की बात आएगी तो नॉर्मली लोग किससे बात करते हैं? डॉलर में बात करते हैं। तो आज के टाइम पे बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनकी खुद की करेंसी ही नहीं है, ठीक है ना, वो क्या इस्तेमाल करते हैं? डॉलर। अगर उनकी है भी तो कहते हैं उनके पास सोना नहीं है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के हिसाब से होगी, जीडीपी के हिसाब से फॉर्मूला निकलता है इसका, ठीक है। तो ये फ्रॉम 1900 से 1960, इस पॉइंट को काट दो। अब देखो सर्कुलेशन ऑफ टोकन मनी, टोकन मनी पता ही तुम लोगों को, एंड इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी, जो कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, पेपर करेंसी है बट कन्वर्ट नहीं कर सकते। गोल्ड कॉइन्स डज नॉट सर्कुलेट, मतलब कि भैया सोने के सिक्कों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट लिंक विद द गोल्ड, मतलब कि हम लोग का सोने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कर लो, मतलब कि सोने से रिश्ता तो है बट इनडायरेक्ट, सोने से रिश्ता तो है बट इनडायरेक्ट, ठीक है ना। ओके, करेंसी हैज नो डायरेक्ट लिंक विद द गोल्ड, सोने से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, बट इट इज कन्वर्टेबल एट ए फिक्स्ड रेट इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री व्हिच इज ऑन द गोल्ड करेंसी। समझ आ गया बात? मतलब भैया अपने पास जो करेंसी है वो खुद सोना नहीं है, बट हम लोग करेंसी को कन्वर्ट कर देंगे अनदर कंट्री के करेंसी के हिसाब से जो कि सोने के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। गोल्ड अवेलेबल फॉर ओनली मेकिंग फॉरेन पेमेंट, सोना तो है बट केवल विदेशों के फॉरेन पेमेंट्स को चुकाने के लिए सोना है, मतलब कि उस कंट्री में जहां पैसा नहीं होता, सोना नहीं होता है, वो कंट्री केवल सोने का इस्तेमाल करती हैं विदेशों का पैसा चुकाने के लिए, ठीक है ना। गोल्ड अवेलेबल फॉर ओनली मेकिंग फॉरेन पेमेंट्स, एब्सेंस ऑफ फ्री गोल्ड मार्केट, मतलब यहाँ पे कोई सोने की मार्केट नहीं होती है, देयर इज नो फ्री मार्केट फॉर गोल्ड। क्यों नहीं होती है? इतना सोना है नहीं इनके पास, सोना बेचेंगे क्या ये लोग, ठीक है। पेमेंट ऑफ अब्रॉड आर एक्सेप्टेड आइदर इन टर्म ऑफ गोल्ड, या तो अगर तुमको बाहर को पेमेंट करनी है तो सोने में करो, या तो किसी ऐसी करेंसी में करो जो कि किसके ऊपर बेच दो, सोने के ऊपर, ठीक है ना। अंडर दिस सिस्टम गोल्ड इज नाइदर यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर ना ही सोने को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, ना ही स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, बट इवन देन द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स, लेकिन तब भी कुछ नहीं करते, लेकिन तब भी सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? सोने के ऊपर डिपेंड है। ना ही सोने की वैल्यू में सामान को नापते हैं, ना ही सामान एक्सचेंज करते हैं, बट तब भी सब कुछ सोने के टाइम में डिपेंड है। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट का मतलब होता है भैया डायरेक्ट लिंक कैसे हो गया ना, सब कुछ तो इनडायरेक्ट ही है ना, मतलब कि हमारे पास सोना नहीं है बट हम लोग कहते हैं कि हमारे पास दूसरे देश की करेंसी है, हमारी करेंसी की वैल्यू उस करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और उस करेंसी की, देश की करेंसी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सोने के ऊपर। तो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट हमारे देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, अब आते हैं गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। दिस स्टैंडर्ड वॉज डेवलप्ड इन 1936, तो देखो भैया रिवाइज फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ये किसका है? गोल्ड स्टैंडर्ड का रिवाइज फॉर्म है। इसके पीछे वाले नो लिंक विद द गोल्ड, मतलब इसमें भी सोने से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। गोल्ड इज नाइदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ना ही सोना सामान को एक्सचेंज करने का माध्यम है, ना ही सामान की वैल्यू को स्टोर करने का कोई माध्यम है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू इंश्योर, इसको टिक कर लो, इसका उद्देश्य ये था कि एक्सचेंज रेट क्या है? स्टेबल। हमारे देश का जो एक्सचेंज रेट है कि कितने रुपए में हम लोग दूसरे के करेंसी को ले सकते हैं या दे सकते हैं, वो क्या है? स्टेबल रहे, ठीक है ना। 2 से 3 साल के लिए 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 2 से 3 साल के लिए
अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड। मतलब कि ये जो कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया था उसने एक फंड बना दिया, रिजर्व बना दिया, कहा कि भैया हम कुछ पैसा निकाल के रखेंगे यहाँ पे, अगर मान लो कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जाएगा तो इसमें से पैसा निकाल के उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड पूछा गया है किस स्टैंडर्ड के अंदर बनाया गया है, किसने बनाया गया है, ठीक है ना, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, जो कि कब आया था 1936। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड, अगर हमारा जो एक्सचेंज है, सामान को एक्सचेंज करने का तरीका है, अगर वो ऊपर नीचे होता है तो इसमें से पैसा निकाल के उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, सोने को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। गोल्ड कैन नाइदर बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब कोई आम जनता सोने को नहीं बेच खरीद सकती है। गवर्नमेंट एंजॉय कंप्लीट मोनोपोली ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये टिक कर लो, गवर्नमेंट की पूरी एंजॉय करती है मोनोपोली, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है ना। गोल्ड इज नाइदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। सक्सेसफुल गोल्ड स्टैंडर्ड, तो देखिए भैया बताने की जरूरत है, पूछेगा सबसे अच्छा और सक्सेसफुल कौन सा है, यही है। उसका विद द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये जो सिस्टम था खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर आया तुम्हारा, ये क्या हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर। पूछ दिया एग्जाम में कि भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर के आने के कारण ये सिस्टम क्या हो गया था, खत्म हो गया था, दिक्कत होगा कुछ। अब आते हैं गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, उसको क्या बोला गया, सबसे पहले लिखा है मॉडर्न वर्जन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, आज के हिसाब से है, देखते हैं क्या आज के हिसाब से। ओल्ड ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड कुड नॉट वर्क इन टुडे, पुराने सोने के जो भी स्टैंडर्ड थे वो आज के हिसाब से चल नहीं पाएंगे, तुम उन्हें समझ लिया होगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी क्या है, कमियां हैं, ठीक है ना। किसी के पास सोना नहीं है, किसी के पास सोना है तो भैया बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट विद IMF, तो भैया IMF की मदद से इसको बनाया गया था। तो अंडर दिस एक्सचेंज इट इज डिसाइडेड बाय IMF मेंबर। देखो होता क्या था कि दुनिया के अंदर टोटल जितने भी 195 के आसपास कंट्रीज हैं, अभी कुछ ऊपर नीचे बढ़ भी गए होंगे, ठीक है ना, कुछ देशों को अभी दर्जा नहीं मिला है, तो मोटा मोटी 195 कंट्रीज के आसपास हैं। अब वो है क्या कि अब मान लो ये 195 कंट्री IMF के मेंबर हैं, तो भैया IMF डिसाइड करेगा कि भैया आपकी करेंसी, चलो इंडिया का रुपीज हो गया, यूएस का डॉलर हो गया, लेकिन इन सबकी वैल्यू को कौन कंट्रोल करेगा, IMF के थ्रू कंट्रोल होगा। अभी समझाते हैं। तो भैया IMF की मदद से बनाया गया है। अंडर दिस एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय, कौन सी कंट्री की करेंसी कितने में एक्सचेंज होगी, कौन डिसाइड करेगा, IMF डिसाइड करेगा। गोल्ड इज नाइदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ, सोने से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सोने से कोई मतलब नहीं है। लोकल करेंसी, मतलब भैया हर देश की जो भी IMF के मेंबर होंगे अपनी खुद की करेंसी इस्तेमाल करेंगे। लोकल करेंसी जो कि चीपर मेटल या फिर पेपर करेंसी इस्तेमाल करेंगे, जो कि आज चल रहा है, हम लोग इस्तेमाल करें ना, ठीक है। एवरी मेंबर फॉलो, हर कंट्री अपनी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करेगा। किसको, हर देश का अपना खुद का सेंट्रल बैंक है और अपना खुद का ही मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ है ना, वो मतलब कि कितना पैसा छापेंगे, कैसे छापेंगे, 100 का नोट होगा कि नहीं होगा, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, हर देश खुद डिसाइड करेगा, ठीक है ना। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सचेंज रेट, और इसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, मतलब कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तुम्हारे देश की करेंसी की वैल्यू या तो अप होगी या तो डाउन होगी। लेकिन इसमें भी कुछ सिचुएशन होती है, अभी डिस्कस करेंगे, इसको देखो एक बार। वो डाउट है तो पूछो 1 मिनट के अंदर। बस इतना ही था, गोल्ड करेंसी जो तुम लोग को पसंद थे ना, बस इतना ही था, ठीक है। तो ठीक है, अब आते हैं पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। किस पे आते हैं, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ये क्या है, ऑल्सो नोन एज, तो भैया इसको याद करना है, मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, क्रिएटिव स्टैंडर्ड, इसको याद करना है, ठीक है ना, ये नाम याद करना है तुमको। अंडर दिस स्टैंडर्ड देयर इज नो स्टैंडर्ड कॉइन, कोई भी स्टैंडर्ड कॉइन नहीं होते। अब आते हैं कि स्टैंडर्ड कॉइन क्या होता है। पेपर करेंसी इज द मेन करेंसी ऑफ द कंट्री, मतलब भैया पेपर करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है एज अ कंट्री के अंदर पैसे को इस्तेमाल करने की। ये पेपर मतलब कागज का पैसा, ठीक है ना, ये कोई स्पेसिफिक नहीं कहेंगे कागज के पैसा, क्योंकि बहुत सारी कंट्री की जो करेंसी वो कागज से नहीं बनी हुई है, किसी और चीज से बनी है। हेंस इट इज लीगल टेंडर, लीगल टेंडर मतलब पीछे किसी ने गारंटी दिया हुआ है, कौन गारंटी देगा, गवर्नमेंट।
फॉर मेकिंग स्मॉलर पेमेंट, अगर तुमको छोटे छोटे पेमेंट्स करने हैं कॉइन्स, तो भैया अगर छोटे मोटे पेमेंट्स के, ये देखो पीछे बोल जाए सिक्के नहीं होंगे और आगे बोल जाए कि सिक्के होंगे, छोटे मोटे पेमेंट्स करने के लिए हल्के फुल्के धातुओं से बनाए गए होंगे, आम जनता के आसानी के लिए। छोटा मोटा सामान खरीदना है तो क्या इस्तेमाल करोगे? सिक्के इस्तेमाल करोगे ना, ठीक है। पेपर करेंसी इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू एनी मेटल, भैया पेपर करेंसी को तुम किसी मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कि तुम्हारे पास अगर 100 रुपए का नोट है, तुम जाओगे गवर्नर के पास कहोगे भैया हमको 100 रुपए का सोना दे दो, तुमको सोना नहीं देगा वो। कन्वर्ट तुम खरीद लो, बात अलग है, खरीदोगे तो फ्लक्चुएट करेगा ना, बट एग्जैक्ट 100 का सोना तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कब मिलेगा? जब हमारे देश की इकोनॉमी पूरी दह चुकी होगी तब मिलेगा, ठीक है। समटाइम दिस करेंसी समटाइम इज नोन एज फेयर स्टैंडर्ड बिकॉज पेपर नोट अंडर दिस स्टैंडर्ड आर इनकन्वर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे पेपर नोट्स क्या है? इनकन्वर्टेबल, हम इसको आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब देखो इनकन्वर्टेबल का मतलब होता है आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड आई स्टिल रिगार्डेड एज अ फुल ईगर टेंडर मनी, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तभी क्या बोला जा रहा है? फुल ईगर टेंडर मनी, मतलब कि हम लोग पेपर को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तब भी क्या बोल रहा है? फुल ईगर टेंडर मनी, ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद केवल 100 क्वेश्चन भी करोगे, अगर जाते होगे तो काम हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। मनी के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? तो ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी, पहला है एक्चुअल मनी, दूसरा है मनी ऑफ अकाउंट। तो भैया एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। बहुत सारी जगह में पता नहीं क्या क्या बताया गया, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम बता रहे हैं। देखो मनी विच इन करंट इन प्रैक्टिस इन कंट्री, वो पैसा जो एक्चुअल में कंट्री के अंदर सर्कुलेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल मनी। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, द मनी और करेंसी विच इज एक्चुअल सर्कुलेट इन अ कंट्री, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल मनी। ये एग्जाम में आया गया है, पहला पॉइंट, ठीक है। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सामान को एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने का माध्यम है, और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट बताने की जरूरत है। परचेजिंग पावर कैन बी स्टोर इन टाइम ऑफ एक्चुअल मनी, मतलब हम लोग अपने खरीदने की ताकत को इस मनी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 रुपी 1 पैसा, ये एग्जाम्पल पुराने जमाने का है, तो भैया कंफ्यूज मत होना कि 1 रुपीज 1 पैसा कहां से आ गया। इट मे बी दैट करंट की मनी को जोड़ सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल मनी क्या होती है? जो हमारे देश के अंदर एक्चुअल में क्या है? सर्कुलेशन में है, बस यही पूछा गया है, ठीक है। अब एक्चुअल मनी डिवाइड किया गया दो चीजों के अंदर, कमोडिटी मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी। कमोडिटी मनी वो होती है जो कि अब देखो कहोगे भैया कमोडिटी मनी मतलब सामान के बदले में सामान, बहुत लोग पूछते हैं, हाँ सही बात है, बट यहाँ क्या बताया वो सुनो। मेड ऑफ सर्टेन मेटल, नॉर्मली किससे बनती है? ये वो कमोडिटी मनी नहीं है जो पढ़ के आए हो, ठीक है ना। ये दूसरी कमोडिटी मनी है, ये मनी के टाइप को क्लासिफाई किया गया है, ये कमोडिटी मनी वो नहीं है जो पीछे पढ़ के आए हो, ये डिफरेंट है। तो भैया ये धातुओं से बनती है जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है। भैया फेस वैल्यू क्या होती है? मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए के सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपया, तो वो क्या हो गया? फेस वैल्यू। जो दिखता है वो होता है फेस वैल्यू। अब 10 रुपए का सिक्का जितने रुपए से बना होगा उसको क्या बोलेंगे? मतलब अगर उसको बेचोगे, पिघला के बेचोगे, जितना पैसा मिलेगा वो क्या हो गया? उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब उस धातु की जो वैल्यू है वो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो दिख रहा है वो क्या हो गया? फेस वैल्यू। तो भैया कमोडिटी मनी जो वो होती है जिसका फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम लोग फुल बॉडीड मनी बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ है, क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी बोलते हैं, BODIED कर लो। ये केवल नॉट ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज ऑल्सो स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर, मतलब दोनों काम करता है, कोई दिक्कत? तो भैया एक्चुअल मनी बताया गया, फिर उसके अंदर बताया गया क्या? कमोडिटी मनी धातुओं से बनता है, ठीक है। उसके क्या बताया गया? फुल बॉडी मनी कहते हैं इसको, और इसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव मनी, जो लगता है कि मनी है, ये जिसको रिप्रेजेंट किया गया कि हाँ भैया ये भी पैसा है, मतलब मनी विच इज इन सर्कुलेशन। देखो अब तुम एक बात बताओ, कमोडिटी मनी सर्कुलेट करा मार्केट में? एक बात बताओ, कमोडिटी मनी किसके अंदर आया है? एक्चुअल के अंदर ना, एक्चुअल मनी सर्कुलेट कराया है तब, मतलब अगर पिताजी तेज है तो बेटा भी तेज होगा ही होगा, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अभी नहीं, बाद में पता चलेगा पॉजिटिव वे में तेज है कि नेगेटिव वे में तेज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव मनी, मनी विच इज इन सर्कुलेशन एंड सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि सर्कुलेशन में है और एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल कर रहा है। परचेजिंग पावर कैन नॉट बी स्टोर इन टाइम ऑफ दिस मनी, भैया याद कर लो, हम लोग इस टाइम में परचेजिंग पावर को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ये पॉइंट है इसका। रिप्रेजेंटेटिव मनी इज नॉट अ गुड मीडियम ऑफ स्टोरिंग परचेजिंग पावर, पूछा गया है कि भैया कौन सा ऐसा मनी है जो कि गुड मीडियम ऑफ परचेजिंग पावर नहीं है।
ठीक है, बिकॉज इट कमांड इट इज इंटेंसिक वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटेंसिक वैल्यू कम होती है। समझ में आ गया? इंटेंसिक वैल्यू क्या होती है, अगर उस जो भी सिक्का पेपर नोट होगा पिघला के बेचो, फाड़ फूड़ के बेचो, कबाई को बेच दो, पैसा कम मिलेगा, इंटेंसिक वैल्यू कम होती है। ठीक है ना? एग्जाम्पल पेपर मनी, 100 रुपए का नोट है, अगर तुम 100 रुपए के नोट को कबाई को बेचो एज अ पेपर, कितना मिलेगा, 50 पैसा भी नहीं मिलेगा। समझ आ गया बात? तो उसकी इंटेंसिक वैल्यू बहुत कम है, और ये गुड मीडियम ऑफ परचेसिंग पावर। नहीं तुम कहोगे सर ऐसा तो है नहीं, हमारे पास 100 रुपए नोट, हम जब चाहे तब उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, बट देखो एक्चुअल में इसको बोला गया है कि हम लोग इसको गुड मीडियम नहीं मानेंगे। जैसे तुम्हारे पास 500 की नोट थी, शाम को मोदी जी आए बोले खत्म हो गया ना, तो मतलब इसी इसको गुड मीडियम नहीं बोलते हैं, बिकॉज दे आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव, जिसको रिप्रेजेंट किया गया मनी की फॉर्म में। लेकिन अगर मान लो सिक्का है, सुनो सिक्का है और सिक्के को बोल दिया सिक्का नहीं चलेगा, मत चले, हम तो पिघला के बेच देंगे ना, धातु है ना, धातु की वैल्यू है ना। समझ में आ गया बात? बस समझाने के लिए बताया गया है। एक्चुअल में तो भैया पैसे से परचेसिंग पावर को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंसिल करेंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता है, बट हम लोग को पाना क्या है, नहीं होता। मीनिंग समझ गए? ठीक है, मतलब कि भैया हम लोग क्या रिप्रेजेंटेटिव मनी को परचेसिंग पावर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, और क्या बोलते हैं तुम्हारी कमोडिटी की होती है। क्यों, क्या क्या जो चाहे बीच में इंटेंसिक वैल्यू का। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी भी भैया दो टाइप के होते हैं, चलो देख लेते हैं, कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल। दैट मनी विच इज द इशूइंग अथॉरिटी, मतलब जिसने इशू किया है, इज अंडर ऑब्लिगेशन, जिसका दायित्व बनता है कि वो उसको दूसरे मनी के अंदर क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल, द पेपर मनी विच द इशूइंग अथॉरिटी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, मतलब कि जिसका दायित्व नहीं बनता है। चेक, जैसे मानो चेक तुमको दे दिया, अब मानो चेक से पैसा नहीं मिल रहा है, तो जिसने चेक काटा है उसका गारंटी नहीं है कि वो कन्वर्ट करे या ना करे। मतलब तुमको 100 के नोट दी है, वो तो चलेगा ना। कन्वर्टेबल जो आसानी से कन्वर्ट हो जाए, इनकन्वर्टेबल जो आसानी से कन्वर्ट ना हो। तो भैया एक्चुअल मनी की कहानी खत्म, कोई दिक्कत? अब आते हैं मनी ऑफ अकाउंट। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बस एक क्वेश्चन आया है भैया, रिफर टू दैट मनी, ये वो पैसा है ऑन विच अकाउंट्स ऑफ अ कंट्री आर मेड, जिस पैसे के हिसाब से हमारे देश के अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बोलते हैं मनी ऑफ अकाउंट। बस इतना ही याद करना है, फ्रॉम दैट मनी, हमारे देश के जिससे बुक्स खाते बने हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर इसका क्या मतलब है, तुम्हारे ये पैसे का मतलब कुछ और है, हमारी ये कुछ और है, गवर्नमेंट के ये कुछ और है, बैंकों के ये कुछ और है। बात समझ आया? तुम्हारी ये पैसों का मतलब है भैया सामान खरीदिए, खर्च कर दें, बैंकों के ये मतलब है लोन दे दें, गवर्नमेंट के ये मतलब है पैसे से पैसा बनाए। बात समझ आई है? तो सबके ये मनी का मतलब क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, तो जिस पैसों से हमारे देश का अकाउंट बनता है, मतलब कि क्या बनते, खाते बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मनी ऑफ अकाउंट। तुम कहोगे सर ऐसा कौन सा खास पैसा आ गया, तो देखो वो सुनो इंडेक्स नंबर, सुनो ना, इंडेक्स नंबर एक तरीका होता है, स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है, जो कि हमको ये बताता है कि पहले के टाइम पे मनी की क्या वैल्यू थी और आज के टाइम पे मनी की क्या वैल्यू है। मतलब कि दो ईयर के बीच में, दो टाइम के बीच में कितना चेंजेस आया, उस चेंजेस को समझने के क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं। अब मान लो तुमसे हम पूछें कि बताओ महंगाई आई कि नहीं आई है, तो तुम क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। कहां से कंपैरिजन करोगे, 2010 से 2020 का कंपैरिजन करोगे ना। तुमने कंपैरिजन करने के लिए इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया। वैसे ही जब भी हम लोग क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, खाते बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, तुम लोग बिजनेस किए, पूरा साल खत्म हो गया, साल के अंत में अकाउंट बनाओगे, तो अकाउंट जब बनाओगे तो पिछले साल का जो पैसे का वैल्यू था उसके ऊपर बनाओगे। समझ आ गया? जो करंट में पैसे की वैल्यू है उसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाओगे। तो दैट मनी जिसके ऊपर खाते बनते हैं उसको बोलते हैं मनी ऑफ अकाउंट। समझ गए होगे अब तो? ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टाइप ऑफ मनी एक्चुअल इन प्रैक्टिस, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इस टाइप के पैसा एक्चुअल में चल रहा हो, क्योंकि जब तक तुम बना रहे होगे खाते तब तक ये मनी की वैल्यू ऊपर नीचे हो चुकी होगी, हट चुका होगा। ठीक है, समझ गए? एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। ओके किसका, कोई एग्जाम्पल नहीं है। कोई एग्जाम्पल नहीं है।
अब देखो यहाँ पे आता है ऑन दी बेसिस ऑफ लीगैलिटी, मतलब कानूनी होने के हिसाब से, कानून के हिसाब से मनी का क्या मतलब होता है। तो चलो देख लेते हैं। पहला होता है लीगल टेंडर मनी, जो कि हमने पहले ही तुमको बता दिया है, जिसके पीछे किसी ने क्या रखा हो, गारंटी रखा हो कि भैया कोई दिक्कत नहीं, पैसा अगर नहीं चलेगा तो हम पैसा तुमको देंगे। कौन देता है गारंटी? गवर्नमेंट। इट मे बी नहीं, गवर्नमेंट के पहले कौन आता है? मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है ना, एग्जाम्पल आरबीआई, ठीक है। अब आता है दो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, मतलब वो पैसा जो कि तुम लिमिटेड अमाउंट में एक्सेप्ट करोगे। तुमको हम बोले तुम्हारी कार का शोरूम है, कार खरीदने आ गए, तो भैया हमको 25,000 की कार है तो हम एक का सिक्का देंगे, तो तुम क्या करोगे? नहीं एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि आप कुछ पैसे को कुछ अमाउंट तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये देखो क्या 25,000 रुपए जो दिखाता टीवी में ना, वो तो फर्जी दिखाता है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। समझ आ गया? जो तुम्हें वीडियो देखते हो ना, हाँ 25,000 की पहुंच गया कार खरीदने के, ये याद तुम्हारे बढ़ा देगा, ठीक है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और 25,000 सिक्का कौन रखा है? और सुनो, तुम एक मनी को ज्यादा अमाउंट में अगर रखे हो ना, तुम्हारे पर देशद्रोह का केस हो जाएगा। समझ आया? क्योंकि तुमने एक्चुअल मनी का वॉल्यूशन किया हुआ है, जिसके तुम्हारे कारण मनी फ्लक्चुएट सर्कुलर फ्लो में नहीं आ पाई है। तुम कुछ सुन लो, अगर तुम अपने पास में 50,000 रुपए घर में कैश रखे हो ना, तो गलत किए हुए हो। उतना कैश घर में कैश फॉर्म में नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए, उसके अंदर ऑपरेशन करवाना है, कुछ और मेडिकल इमरजेंसी है, तो अलग बात है, बट नॉर्मल केस में नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो पैसा अगर रखे हो ना, तो वो भी एक गलत बात है, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पैसा बताए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जो कि हम लोग कुछ अमाउंट तक एक्सेप्ट करेंगे। अनलिमिटेड मतलब किसी भी अमाउंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो भैया इसका क्या लिमिट है? लिमिट नहीं याद करना है, बस मतलब याद करना है। लिमिटेड का मतलब होता है कुछ अमाउंट तक एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करेगा। अनलिमिटेड अमाउंट में तुमको अगर 25,000 की कार खरीदनी है, 100 का नोट दें, ये लोगे ना? 100 का नोट तो एक्सेप्टेबल है ना, वो तो गिन लोगे, ठीक है। तो एग्जाम अब आता है लीगल मनी होगा ना, आता है ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मतलब मनी नहीं है, मनी के बदले में क्या है? एक ऑप्शन है मनी का। चेक हो गया, हुंडीज हो गया, बिल्स ऑफ। हुंडीज क्या होता है? हुंडीज पहले इंडिया में पुराने समय में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ही हुंडीज कहते थे। क्या कहते थे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ही हुंडीज कहते थे। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? नेगोशिएबल है। अब देखो लीगल टेंडर मनी, दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ पेमेंट, वो मनी जो हम लोग एज अ मींस ऑफ पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बाय बोथ गवर्नमेंट एंड एज वेल पीपल, जो जनता भी इस्तेमाल करती है और लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लीगल टेंडर। दिस मनी हैज लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट, इसके पीछे लीगल सैंक्शन है, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, इसको इशू किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके दो टाइप होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। दैट मनी विच नो पर्सन कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट बियॉन्ड अ सर्टेन मैक्सिमम, मतलब तुम किसी को फोर्स नहीं करोगे कि भैया एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। समझ आ गया? एग्जाम्पल दिया है, बट एग्जाम्पल से मतलब नहीं है अपने को 1 2 5 10 20, ठीक है ना। मतलब ये एग्जाम्पल सही है, मतलब कि तुम अगर 20 में किसी को दोगे तो वो ज्यादा अमाउंट में एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम उसको फोर्स नहीं करोगे भैया एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। अब आता है अनलिमिटेड, मतलब तुम किसी भी अमाउंट तक किसी को भी देके एक्सेप्ट करवा सकते हो। तुम कार खरीदने गए, 100 के नोट दे 25,000 रुपए, वो कहेगा नहीं भैया हम 500 के नोट देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, या 1000 के देंगे, 2000 के देंगे, तो वो गलत कराया है, ठीक है ना। वो क्या कराया? गलत कराया है, तुम वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। ऑप्शनल मनी, दैट मनी एक्सेप्टेड बाय पीपल बट हैज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड, भैया वो तो तुम एक्सेप्ट तो कर रहे हो, बट जिसके पीछे कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ठीक है। नो वन फोर्स टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ मनी, तुम कार खरीदने का तुमको हम चेक दे रहा है, ठीक है ना, तो तुमको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब तुम्हारी मर्जी, एक्सेप्ट करना चाहो करो, नहीं मत करना चाहो मत करो, ठीक है ना। एग्जाम्पल चेक हुंडी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तुम कहोगे जिसके पीछे लीगल सैंक्शन नहीं है उसको भी इस्तेमाल करते हैं ना, क्यों करते हैं इस्तेमाल? क्यों करते हैं? कोई रीजन? मतलब कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ ये लीगल डेफिनेशंस के अंदर आता है, मतलब उसको मनी के फॉर्म, मनी के बदले इस्तेमाल करने को बोला गया है, ठीक है ना। जब भी अगर बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, रिस्क से बचने के लिए इस मनी का इस्तेमाल किया गया था। अगर तुमको बिजनेस में रिस्क है तो रिस्क से बचने के क्या इस्तेमाल करते हैं? इस पैसे, इस ऑप्शनल मनी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना, कि मनी ना देके। अब आज के टाइम पे ऐसा चेक आने वाला है कि भैया चेक भी आने वाला है और डिजिटल करेंसी आने वाली है कि तुमको किसी को पैसा देना है दे दो, लेकिन कुछ टाइम तक पैसा तुम्हारे पास नहीं, उसके पास नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही आएगा, दिखाएगा कि उसके पास गया पैसा, कुछ टाइम में पैसा वापस मंगा सकते हो, एक टाइम पीरियड आ जाएगा। मतलब तुमने किसी के बैंक में पैसा भेजा, ठीक है, उसको पेमेंट करनी थी, पैसा उसके अकाउंट में गया, क्रेडिट हो गया, बट वो निकाल नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? निकाल नहीं कर पाएगा जब तक कि तुम उस पैसे को क्या कर सकते, तुम जो ट्रांजेक्शन तुमने किया, माने तुमने ये बॉर्डर गई थी एग्जाम्पल के तौर पे, तुमने किसी को पेमेंट किया, ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जैसे ही तुम्हारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब वो क्या कर पाएगा? पैसे को इस्तेमाल कर पाएगा। ये बहुत ही जल्दी कुछ ट्रांजेक्शन के लिए आने वाली है,
सामान के नहीं बोला ना, कुछ ट्रांजेक्शन्स की बात हुई है, बड़े बड़े सिक्योर ट्रांजेक्शन्स की बात हुई है। जैसे तुमने बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी, ठीक है ना, तुम्हारी प्रॉपर्टीज के कागज तुमको डिलीवर नहीं होते हैं तब तक कि वो पैसा ब्लॉक रहेगा, वो पैसा वो बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना, कुछ अमाउंट तक। ये आने वाला ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करने के लिए अदर कंट्रीज के अंदर पहले से इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया बाद में ही करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं पानी बॉटल खरीदेंगे, पानी बॉटल पी के भैया वापस दो, पैसा वापस दो मेरा, ठीक है। और एक बार तुमने भेज दिया है तो वो पैसा तुम्हारे पास तुरंत नहीं आता है, वो बैंक के पास में आता है, ठीक है ना, ओके। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी। पहला आता है मेटालिक मनी, दूसरा है पेपर मनी। मेटालिक मनी के अंदर ABC, फिर ABCD दिखाई दे रहा है ना, ओके। ठीक है, अब बंद हो जाएगा वो, छोड़ दो, डेट आ जाएगा तो उसको बंद कर देना जा।